चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री को धर्म के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? पूछा जा रहा है धर्म के समाजशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मैक्स वेबर को धर्म के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो पूंजीवाद वस्तुतः तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ होता है। कोटेशन बहुत पूछे जाते हैं तो आपको कोटेशन अच्छे से याद करने हैं। आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी मैक्स वेबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए 1904 में सबसे पहले आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं तो मैक्स वेबर के पूर्व आदर्श प्रारूप की अवधारणा पर विचार किसने किया था? मतलब मैक्स वेबर के पहले भी किसने दिया है ये? तो याद रखना है, स्टैम्बलर ने और रिकर्ट ने, डिल्थे, इन तीनों ने भी पहले दिया था। पूछा जा रहा है ट्रेटो, ये जो पुस्तक है ये किसकी है? मतलब इसके लेखक कौन है? तो आंसर याद रखना है, जो ये ट्रेटो है ये किसकी पुस्तक है? पेरेटो की है। ठीक है, किसकी है? पेरेटो की है। अब इसी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये जो ट्रेटो है ये पुस्तक कितने खंडों में विभाजित है? तो याद रखना है 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है। और निम्न में से कौन एक विद्यार्थी के रूप में पेरेटो के संपर्क में आए थे? मतलब स्टूडेंट के रूप में पेरेटो से कौन मिलते हैं? तो आंसर होगा आपका, ये मिलते हैं मुसोलिनी। क्या मिलते हैं? मुसोलिनी। फिर है, पेरेटो किस विद्वान के आर्थिक संतुलन के सिद्धांत से प्रभावित हुए थे? तो किससे? तो ये वालरस से प्रभावित हुए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है, कलात्मक, नैतिक और धार्मिक आधार पर की जाने वाली क्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? कलात्मक, नैतिक और धार्मिक आधार पर जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। और फिर पूछा जा रहा है कि किस विद्वान का मत है कि क्रिया और अंतर क्रिया के आधार पर निर्मित प्रतिमान ही व्यवस्था या प्रणाली की व्याख्या करता है? तो ये किसने कहा है? तो ये मैक्स वेबर ने कहा है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको देखिएगा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, पूछा जा रहा है आपसे पहला क्वेश्चन कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार? तो इन्होंने 4 प्रकार के सामाजिक क्रियाएं बताई हैं। फिर क्या है, कौन सा तत्व सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो समझ लीजिए, सहानुभूति भी आता है, घृणा भी आता है, प्रेम भी आता है, लेकिन स्वप्न जो है ये नहीं आता है। ठीक है। आगे चलते हैं तो समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान कौन से समाजशास्त्री ने माना है? अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान बताइए किसने माना है? तो ये आपके मैक्स वेबर ने माना है। ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक क्रिया कौन सी है? सत्यनारायण की कथा करवाना, संकट के समय दूसरे की सहायता करना, टकराने पर झगड़ना, उपरोक्त सभी। आप सभी देख रहे हैं, सभी में सामाजिक क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में असमर्थ है और यह आलोचना निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री की है? बताइए। हेनरी किंच, मार्टिनडेल, एलन टोरेन, गर्थ। क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, एलन टोरेन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है? कीर्तन करना, तपस्या करना, सत्यनारायण की कथा करवाना, आरती में सम्मिलित होना। बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है तपस्या करना। ये नहीं है बल्कि बाकी सब है। सामाजिक क्रिया संप्रदाय के नेता के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए। पेरेटो, मार्शल, पार्सन्स, मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया संप्रदाय के नेता के रूप में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जाना जाते हैं पार्सन्स। ठीक है। चलिए
आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाता है स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, इसको याद करिएगा। स्थिति यह है कि अधिकांश समकालीन समाजशास्त्री इस सामाजिक क्रिया संप्रदाय की ओर झुके हुए हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर चुके हैं। यह कथन जो है ये किस विद्वान का है, ये पूछा है, बताएंगे सभी लोग। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए मार्गरेट विल्सन वॉइन का है, ठीक है। फिर पूछा है पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है ये, याद रखिएगा, इसमें कितने तत्वों को बताया है, बताइए। सामाजिक क्रिया के इस बुक में पार्सन्स ने कितने तत्व बताए हैं, तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है 4, ठीक है। अब इस बुक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से समझिए। पूछा जा रहा है आपसे पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर किन पूर्ववर्ती विचारकों का प्रभाव पड़ा है, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी दुर्खीम, पेरेटो, मैक्स वेबर, इन सभी का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। सामाजिक क्रिया के 3 आधार हैं, कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। इसका वर्णन किसने किया है, इन तीनों को किसने वर्णित किया है, तो याद रखना है ऑप्शन सी पार्सन्स ने किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिमरमैन, दुर्खीम, जॉनसन, पार्सन्स। क्या होगा द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन डी ये है पार्सन्स, ठीक है। पार्सन्स की पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये कब प्रकाशित होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताएंगे सभी लोग कब होती है, ऑप्शन ए 1937 में। फिर है मार्शल सामाजिक क्रिया सिद्धांत को आदर्श रूप जो है आदर्श प्रारूप के रूप में किस विद्वान ने विकसित किया है, किसने किया है, क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ठीक है। आगे है पार्सन्स की पुस्तक है द सोशल सिस्टम, ये कब प्रकाशित होती है, 1949, 1953, 1951, 1950। द सोशल सिस्टम, तो ये 1951 में होती है। पार्सन्स ने सांस्कृतिक प्रणाली में किस तत्व को सम्मिलित किया है, बताइए। सांस्कृतिक प्रणाली में किस तत्व को सम्मिलित किया है, तो मूल्यों की व्यवस्था, अभिव्यक्ति संबंधी प्रतीकों की व्यवस्था, विचार व्यवस्था, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किसका मत है कि अपनी स्थिति उच्च बनाए रखने के लिए किसी भी कुलीन तंत्र के द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके, जिसमें निम्न वर्ग के खतरनाक नेताओं को उच्च वर्ग में शामिल कर लेना, रिश्वत का उपयोग करना, भ्रष्टाचार, जेल और निष्कासन भी है, अंत में नहीं चल पाते हैं, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाने वाला कोटेशन है, आंसर होगा ऑप्शन बी मार्टिन डेल हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है सत्ता का अभिजन, ये अवधारणा किस विद्वान ने दी है, बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है सी राइट मिल्स ने दी है ये अवधारणा, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है गणितीय समाजशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखना है ये हैं आपके पट्टू भैया, मतलब पेरेटो, ठीक है। फासिस्ट का भविष्यवक्ता और बर्जुआ, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। बुर्जुआ समाज का कार्ल मार्क्स, इसकी संज्ञा किसे दी गई है, बताएंगे सभी लोग, याद रखना है पेरेटो को दी गई है, किसको, पेरेटो को। पेरेटो के अनुसार सामाजिक परिवर्तन चक्र का प्रमुख पक्ष क्या होता है, बताइए सभी लोग फटाफट से। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी हो जाता है, आर्थिक, राजनीतिक, आदर्शात्मक, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति को किस समाजशास्त्री ने विकसित किया है, बताइए किसने किया है तार्किक को, तो यही है अपने पट्टू भैया, ठीक है। ट्रिक बता रहे हैं, ये मत समझिएगा कि मैम नाम बिगाड़ रही हैं, हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने की। पट्टू बहुत तार्किक बुद्धि से सोचता है, ठीक है, बस ऐसे याद कर लीजिए। तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का मुख्य जो तत्व है वो कौन सा है, तो ये सभी है, निरीक्षण, वैषयिक अनुभव, तर्कयुक्त निष्कर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जिन लोगों को किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधियों के क्षेत्र में सर्वोच्च अंक मिले, उनका यदि एक वर्ग बनाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिजन कहते हैं। ये जो परिभाषा दी है ये किसने कहा है? तो ये पेरेटो ने कहा है। ठीक है। और किसने कहा है कि इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है? बताइए, इतिहास जो है वो कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है। तो ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने ही कहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अवधारणा पेरेटो के परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सी है ये? अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, बिल्कुल सही है। सामाजिक विभिन्नता, परिवर्तन का चक्रीय स्वरूप, ये सभी जो हैं संबंधित हैं। अब देखिए, कोटेशन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पेरेटो के लिए समस्त समाज सदैव के लिए दो वर्गों में विभाजित हो गया है। पहला जो है साहसी सट्टेबाज, जो संकट में पड़ने को तैयार रहते हैं, और दूसरा है वे जो पीछे बैठते हैं और ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। तो ये किसने कहा है? हीन्स मॉस ने कहा है। किसने कहा है? हीन्स मॉस ने कहा है, याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पेरेटो का परिवर्तन का सिद्धांत किन दो अवशेषों पर आधारित है? संयोजन तथा सामाजिकता से संबंधित अवशेष, संयोजन तथा सामूहिक स्थायित्व के अवशेष, संयोजन तथा व्यक्ति के संगठन के अवशेष, संयोजन तथा यौन संबंधी अवशेष। परिवर्तन का सिद्धांत पूछा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, संयोजन और साथ में सामूहिक स्थायित्व के अवशेष। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, ये बहुत पूछा गया है, इसको भी याद रखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पेरेटो के सामाजिक स्तरण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इस उद्देश्य के लिए वह इसे अर्थात समाज को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग इन दो वर्गों में बांटने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। उच्च वर्ग में सामान्यतः वे लोग आते हैं जिनमें सामान्यतः जनता की अपेक्षा किसी विशेष गुण की प्रधानता होती है और वे सदैव अल्पमत में होते हैं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, ये हैं पार्सन्स। ठीक है, आगे। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में किस विचारक ने सट्टेबाज तथा रेंटियर शब्दों का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? ये पेरेटो ने किया है। ठीक है, सट्टेबाज और रेंटियर का प्रयोग पेरेटो ने किया है। सट्टेबाज व्यक्तियों की विशेषता क्या है? तो ये गतिशीलता, चालाकी, योग्यता, ये सभी हैं। आगे चलते हैं। तो किसने कहा है कि सामाजिक विचार साथी मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को संबंधों से संबंधित है? बताइए, सामाजिक विचार साथी मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से संबंधित है। ये कथन है रोलिन चैम्बलिस। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, ये हैं बोगार्डस। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञान सद्गुण है और सद्गुण ज्ञान है, ये कहा है सुकरात ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो ये आपके प्लेटो की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विचार अमूर्त हैं, ये बहुत पूछा जाता है। सामाजिक विचार जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अमूर्त हैं, ये कहा है बोगार्डस ने। किसने? बोगार्डस ने। ठीक है, अब देखिए, प्लेटो जो है ना, ये निम्न में से किस विद्वान का शिष्य था? प्लेटो के गुरु के नाम पूछा है, तो ये हैं अपने सुकरात के। सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है, और आगे है तो मेटाफिजिक्स, एक सेकेंड ऊपर कर देते हैं इसको, एक साथ आ जाएंगे नेक्स्ट भी। चलिए, पूछा जा रहा है मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स और एथिक्स, इन पुस्तकों के लेखक कौन हैं? सिनेका, अरस्तु, लुक्रेटियस, सिसरो। क्या होगा? ऑप्शन बी, ये हैं अरस्तु। ठीक है, मानव जीवन का परम लक्ष्य सुख है और राज्य की उत्पत्ति में मनुष्य का स्वार्थ निहित है। इन विचारों को सबसे पहले किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? आंसर हो जाएगा एपिक्यूरस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एपिक्यूरस हो जाएगा। अब पूछा है कन्फ्यूशियस का संबंध कौन से देश से है? बताइए, कन्फ्यूशियस कहाँ का है? तो याद रखना है, इसका संबंध है ऑप्शन बी, ये चीन से संबंधित है। अरस्तु किस विद्वान का शिष्य था? बताइए। प्लेटो, सुकरात, कन्फ्यूशियस, लुट्जे।
बताइए। अरस्तु जो है ये प्लेटो का शिष्य था, ठीक है। सुकरात का शिष्य कौन हुआ? सुकरात का शिष्य क्या हुआ बताइए फटाफट से। अभी हमने पूछा था, अभी अभी हमने पढ़ा है ऊपर, फटाफट से बताएंगे सुकरात के शिष्य कौन है। आगे चलते हैं। कन्फ्यूशियस तथा सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। लुक्रेटियस, थॉमस एक्विनॉस, सेंट अगस्टाइन, सेंट पॉल। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, ये है सेंट अगस्टाइन। फिर पूछा जा रहा है फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1789 से 1795 के बीच में फ्रांस की क्रांति होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, फ्रांस की जो क्रांति है वो किससे प्रभावित किया बताइए, किसको प्रभावित किया। आपके क्वेश्चन दिया है सामने, आंसर करेंगे। राजाओं के ईश्वरीय अधिकारों की समाप्ति, फिर है प्राचीन मान्यताओं की समाप्ति, फिर है अभिजात वर्गों के अधिकारों की समाप्ति, उपरोक्त सभी। आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कौन से देश में होता है, तो ये आपके ऑप्शन बी इंग्लैंड में होता है, ठीक है। आगे है औद्योगिक क्रांति का प्रमुख लक्षण क्या है, शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग, आधुनिक परिवहन एवं संचार व्यवस्था, विस्तृत बाजार व्यवस्था, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पूरे के पूरे यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट से क्लास लाइक कर लीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि अब जो ये आपके जितने भी बाकी के 3 पेपर बचते हैं वो भी हम आपको ऐसे ही करवा देंगे, ठीक है। 4-4 पार्ट में ऐसे ही हर पेपर को करवा देंगे। चलिए, इसका है निकोलो मैकियावेली जो है ये कौन से देश के निवासी थे, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये इटली के थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो पूछा जा रहा है निम्न विचारकों में से यथार्थवाद का समर्थक कौन था बताइए। यथार्थवाद का, तो ये निकोलो मैकियावेली जो हैं ये यथार्थवाद के समर्थक थे। किस विद्वान ने सर्वप्रथम समाज के वैज्ञानिक अध्ययन, आनुभविक खोज तथा सामाजिक घटनाओं के कारणों की खोज पर बल दिया है? किसने दिया है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अब्देल रहमान इब्न खातून। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, ठीक है। आगे है किस विद्वान ने नए सामाजिक विज्ञान को सोशल बायोलॉजी का नाम दिया है? किसने दिया है बताइए। हर्डर, फर्गुसन, सेथना, सेंट साइमन। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट साइमन। किसने कहा है 19वीं शताब्दी में केवल एक नए नाम का ही नहीं बल्कि वास्तविक अर्थ में समाज के एक नए विज्ञान का सृजन हुआ है? किसने कहा है, तो ये बाटो मोर ने कहा है। किसने कहा है? बाटो मोर ने कहा है। आगे, किस विद्वान के चिंतन को समूहवादी कहा जाता है बताएंगे। समूहवादी, तो ऑप्शन सी होगा दुर्खीम। फिर दे रहा है यांत्रिक संप्रदाय का जन्मदाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। आंसर हो जाएगा ये है पैरेटो। फिर है गैमन सॉफ्ट तथा गैसल सॉफ्ट, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी फर्डिनेंड टॉनीज ने, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाबहाउस, वेस्टरमार्क, हेनरी मैन, फ्रीमैन। आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्टरमार्क, ठीक है। निम्न में से किस समाजशास्त्री का संबंध अमेरिका से नहीं है बताइए। किसका नहीं है? याद रखना है ऑप्शन डी पैरेटो का संबंध अमेरिका से नहीं है, ठीक है। किस विद्वान ने सबसे पहले जनरीति मतलब फॉकवेज और रूढ़ी मोर्स, इन शब्दों का प्रयोग किया है बताइए। जनरीति और रूढ़ी शब्दों का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है समनर, ठीक है। किसने? समनर ने। आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन विद्वान फ्रांस का निवासी है बताइए। फ्रांस का निवासी कौन है? आंसर होगा मोंटेस्क्यू,
कौन है? मॉन्टेस्क्यू। कहाँ का है? फ्रांस का है। किस विद्वान ने यह स्वीकार किया कि कानून का निर्माण जनता की रुचियों के अनुकूल होना चाहिए? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने ही कहा है। ठीक है, आगे। निम्न विद्वानों में से सामाजिक समझौता सिद्धांत के संबंध में किसने सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए थे? बताइए, सामाजिक समझौता सिद्धांत के संबंध में किसने विचार दिए हैं? तो ये टॉमस हॉब्स ने। किसने? टॉमस हॉब्स ने। आगे, एक शक्ति का नियंत्रण दूसरी शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि एक शक्ति का प्रयोग दूसरी शक्ति के द्वारा होता है, मतलब नियंत्रण। आगे, किस विद्वान ने संवैधानिक एकतंत्र को बढ़ावा दिया क्योंकि इसमें शक्ति का स्रोत जनता है? बताइए। जॉन लॉक। ठीक है, क्लास अगर पसंद आ रही है तो सभी तक शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आप लोग एमए समाजशास्त्र से कर रहे हैं, सेकेंड सेम वाले बच्चे हैं, और आपका जो ये पहला पेपर है पश्चिमी समाजशास्त्री विचारक, इसका हम 4 पार्ट करवाएंगे। आज आप लोग पहला पार्ट देख रहे हैं, कल हम आपका दूसरा पार्ट दे देंगे, ऐसे ही परसों तीसरा पार्ट, और फिर उसके बाद चौथा पार्ट, फिर इसके बाद दूसरा पेपर उठाएंगे, दूसरा पेपर जो होगा आपका उसको उठाएंगे, फिर ऐसे ही उसको कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके चारों पेपर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको सभी तक क्लास शेयर कर देनी है, तभी हम आपका आगे का बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए होगा तो हम दूसरी क्लासें नहीं लाएंगे। ठीक है, तो जिसको जिसको चाहिए इसके बाद वाली क्लासें, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना है। ठीक है, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए, ऊपर का पढ़ा दिया है, इसको करना है। पूछा जा रहा है, किस विद्वान ने सुखवादी दर्शन और स्वतंत्र इच्छा की धारणा के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए? तो आंसर होगा बेंथम। किसने? बेंथम ने। आ ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, डेविड ह्यूम। कौन है ये? डेविड ह्यूम है। सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था विचार का प्रयोग कौन से विद्वान ने किया है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, टॉमस हॉब्स। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूम, कांट, वोल्टेयर, कंडरसेट। क्या होगा? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ऑप्शन ए, ह्यूम। आधुनिक उदारवाद का जनक किसको कहते हैं? बताइए, क्या होगा आंसर? आधुनिक उदारवाद, तो ये हैं जॉन लॉक को। नेक्स्ट, किसने कहा है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य स्वतंत्र है लेकिन वह फिर भी जंजीरों से बंधा हुआ है। ऑप्शन सी, रूसो ने कहा है। किसने रोमन कैथोलिक धर्म के पाखंडों को समाप्त करने तथा समाज सुधार के लिए ईसाई धर्म में संशोधन किया है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। ऑप्शन ए क्या होगा? मार्टिन लूथर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है कि सामाजिकता की प्रवृत्ति के पीछे कुछ नैसर्गिक मतलब मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं कार्य करती हैं? किसने कहा है सामाजिकता की प्रवृत्ति के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं होती हैं? तो ये डेविड ह्यूम ने कहा था। ठीक है, लेवायथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये टॉमस हॉब्स हैं। कौन है ये? टॉमस हॉब्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो टॉमस हॉब्स निम्न में से किस विद्वान से प्रभावित था? ये सभी से, बेकन, जॉनसन, गैलीलियो, इन सभी से प्रभावित था। ठीक है, निम्न में से कौन उपयोगितावादी विचारधारा से संबंधित है? बताइए, उपयोगितावादी विचारधारा से संबंध किसका है? ऑप्शन सी हो जाएगा जेरेमी बेंथम। किसका है? जेरेमी बेंथम का है। आगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी, मतलब इसको लिखा किसने है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो याद रखना है ऑप्शन ए, रूसो ने इसको लिखा है। ठीक है, आगे, किस विद्वान ने प्रजा का कर्तव्य आज्ञा पालन बताया क्योंकि आज्ञा पालन द्वारा ही राज्य की व्यवस्था संभव है? क्या होगा आंसर? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
प्रजा का कर्तव्य आज्ञा पालन बताया है, क्योंकि आज्ञा पालन द्वारा ही राज्य की व्यवस्था संभव है। निकोलो मैकियावेली। ठीक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह हर जगह से बंधन में है। अभी ऊपर ही पढ़ा है, ऑप्शन डी रूसो हो जाएगा। आगे, स्पिरिट ऑफ लॉज, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। स्पिरिट ऑफ लॉज, ऑप्शन सी होगा, ये है मॉन्टेस्क्यू। क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो मनुष्य की सामाजिकता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की सामाजिकता का सिद्धांत तथा राज्य के विकास का सिद्धांत, ये किस किस विद्वान से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तु। क्या होगा आंसर? अरस्तु हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो किस विचारक का यह मत था कि अत्याचारी राजा की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए? क्या होगा आंसर? देखिए क्लास को बार बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, और जब एग्ज़ाम देने जाइएगा उसके पहले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत कम टाइम में बना रहे हैं, बहुत कम टाइम में हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आप लोग आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं जाते जाते एग्ज़ाम तक। ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम देने के पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा फिर से, ताकि आपको बिल्कुल से दिमाग में सेट हो जाए चीज़ें और आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सेंट अगस्टाइन। ठीक है। यह विचार किस विद्वान से संबंधित है कि मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए धन नहीं बल्कि दान की आवश्यकता होती है? किसने कहा है? सेंट फ्रांसिस ने कहा है। किस विद्वान ने यह सुझाव दिया था कि मानव समाज का निर्देशन बाइबल में वर्णित दैवी सत्यों द्वारा होना चाहिए? तो किसने कहा है ये? ऑप्शन ए थॉमस एक्विनास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसका मत था कि चर्च की संपूर्ण संपत्ति राज्य द्वारा जब्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह संपत्ति व्यक्ति के शोषण द्वारा एकत्रित की गई है? तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, ये है ड्यूबोथ। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी ड्यूबोथ। नेक्स्ट है द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑफ लेवी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? तो ये निकोलो मैकियावेली की हैं। ठीक है। आगे है, किसका मत है कि मनुष्य का मूल स्वभाव स्वार्थी और युद्ध प्रिय होता है? किसने कहा है? तो ये टॉमस हॉब्स ने कहा है। ठीक है। और किसका मत है कि सरकार समाज नहीं है, समाज ने सरकार को जन्म दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। ठीक है। और किसने बताया कि राज्य सत्ता का स्रोत राजा नहीं बल्कि जनता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करते जाना है। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है पेड़ुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। तो किस समय फ्रांस प्रथम बार एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है? 1794 में, 1790 में, 1796 में, 1792 में? ये 90 में आता है, 1790 में। ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव कौन से क्षेत्र पर पड़ता है? बताइए, क्या होगा? अभिजात वर्ग के असीमित अधिकारों की समाप्ति, सामाजिक व्यवस्था का अस्त व्यस्त होना, राजाओं की ईश्वरीय सत्ता की समाप्ति, उपरोक्त सभी क्षेत्र? बताएंगे सभी लोग। 98। हाँ, इन सभी में। ठीक है, इन सभी पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब बताइए, फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, इसको मृत्युदंड कब दिया जाता है? बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए 21 जनवरी 1793 में। ठीक है। हालांकि आप लोग आंसर देख लेते हैं, सामने ही लिखा है, लेकिन एक बार खुद से भी बोल कर देखिएगा कि हाँ, इसका जो मृत्युदंड है, पहले क्वेश्चन बोलिए खुद के मन में, फिर आंसर बोलिए। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसने लिखा है? फ्रांस के एक नगर में जो बात कानून के अनुसार स्वीकार होती थी, वही वहाँ से 10 किलोमीटर दूर दूसरे स्थान पर गैर कानूनी समझी जाती थी। फ्रांस के विभिन्न भागों में लगभग 400 प्रकार के कानून प्रचलित थे। ये किसने लिखा है? ऑप्शन सी हेज। ठीक है, हेज ने लिखा है। आगे, हमारे सम्मान का पात्र वह है जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई की शक्ति से प्रभाव डालता है, वह नहीं जो हिंसा के माध्यम से प्रभाव स्थगित करता है। यह कथन किसका है? बताइए,
क्या होगा? ऑप्शन ए वोल्टेयर हो जाएगा। ठीक है। और फ्रांस की क्रांति को किस दार्शनिक ने इसे विवेक की विजय कहा है? तो किसने कहा है? ऑप्शन बी कांट ने कहा है। ठीक है। फिर आगे क्या दे रहा है इसको पढ़िए। फ्रांस की जनता को निम्न में से कौन सा कर देना पड़ता था? बताइए। इनको भूमि कर भी देना पड़ता था, नमक कर, धर्म कर, ये सभी देने पड़ते थे। ठीक है। और किस लुई ने अपनी मृत्यु के पूर्व कहा था मेरे मरने के बाद प्रलय होगी? किसने कहा था? तो प्रलय, प्रलय, पासे 15वें। ठीक है। लुई 15वें ने कहा था कि मैं मर जाऊं तो इसके बाद देखना प्रलय हो जाएगी। फिर दे रहा है फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? क्या होगा? फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। किस दार्शनिक ने फ्रांस की क्रांति को विवेक की विजय कहा है? फ्रांस की क्रांति को विवेक की विजय किसने कहा है? तो ये कांट महोदय ने कहा है। फिर एक विद्वान ने कहा है कि यदि मेरे पास 100 स्वर होते तो मैं सभी स्वरों से स्वतंत्रता देवी की वंदना करता। किसने कहा है? ये स्टॉक ने कहा है। ठीक है। 100 स्वरों का अगर मेरे पास स्टॉक होता तो मैं स्वतंत्रता देवी की वंदना करता। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक ने किया है? स्पेंगलर, टॉयनबो, और फिर क्या है? टॉयनबी, हर्बर्ट स्पेंसर, और फिर क्या है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी टॉयनबी। किसने कहा है औद्योगिक क्रांति में परिवर्तनों की प्रक्रिया बहुत तीव्र थी, साथ ही वे परिवर्तन मौलिक थे? बताएंगे। ऑप्शन सी नोल्स। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऐसा इंजन बनाया जो भाप की शक्ति से लोहे की पटरियों पर स्वयं चल सकता था? सभी जानते हैं जॉर्ज स्टीवेंसन। जॉर्ज स्टीवेंसन ने यह भाप का इंजन कब बनाया था? 1814 में बनाया था। ठीक है। किसने कहा है कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके परीक्षण तथा उनके परस्पर संबंधों को विनिमय करने वाले नियमों की खोज करने से है? बताइए। पेरेटो, वेबलिन, रेमंड एरो, सोरोकिन। ऑप्शन सी रेमंड एरो। कांटे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को किन विद्वानों से ग्रहण किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, ह्यूम, गॉल, कांट। ठीक है। आगे कांटे ने यह स्वीकार किया था कि प्रत्यक्षवाद अनीश्वरवादी है क्योंकि यह किसी भी रूप में अलौकिकता से संबंधित नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है? बोगार्डस, ब्रिजेस, रोलिन चैम्बलिस, जॉर्ज सिमेल। क्या होगा? ऑप्शन सी रोलिन चैम्बलिस। ठीक है। आगे प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। कांटे के संबंध में यह मत किसने दिया है? ऑप्शन ए J.M. मिल। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक विचारधारा को एक नवीन दिशा प्रदान की और घोषणा की थी कि सामाजिक प्रगति की सभी योजनाएं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? बताइए सभी लोग क्या होगा? ऑप्शन सी ये हैं अगस्त कांटे। ठीक है। आगे चलते हैं। 20 तक कर लीजिए, फिर इसके बाद कल करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैम हमें ये क्लास चाहिए, तो हम कल करवा देंगे। दे रहा है कांटे ने अपने पहले के वैज्ञानिक अभिमत तथा दृष्टिकोण की निर्दयतापूर्वक हत्या की है। यह कथन किससे संबंधित है? ये कोटेशन बहुत पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ऑप्शन ए J.S. मिल। ठीक है। धर्म के एक निश्चित स्वरूप के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन डी अगस्त कांटे। आगे है किसने कहा है कांटे का प्रत्यक्षवाद अत्यंत अमूर्त धारणा है? धर्म, लोकतंत्र, रूढ़ियाँ आदि अन्य ऐसी गुणात्मक धारणाओं की भांति इनके इतने अर्थ हैं कि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए रोलिन चैम्बलिस ने। ठीक है। नेक्स्ट है कांटे की पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी।
इसका 4 खंडों में प्रकाशन कब होता है बताइए। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सबसे पहली बात पुस्तक किसकी है, कॉम्टे की है। आंसर होगा 1851 से 54 के बीच में। तो आपके सामने डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट ये पुस्तक है, कौन सी, डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये पूछा है। तो आंसर होगा आपका बोगार्डस है। कौन है, बोगार्डस। किसका मत है कि यह आसानी से विश्वास किया जा सकता है कि यहाँ 2 कांटे थे। यदि एक तीव्र बुद्धि वैज्ञानिक था तो दूसरा एक साधारण प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति था। किसने कहा है ये कहा है रॉलिन चैम्बलिस ने। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। और क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो आपको लाइक जरूर करना है एंड शेयर जरूर करना है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो क्या है फिर, काम्टे का मत था कि कोई ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो समाज का संपूर्णता में अध्ययन करे। इस विज्ञान का प्रारंभिक नाम क्या था, बताएंगे सभी लोग, क्या था इसका पहला नाम। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है सोशल फिजिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सोशल फिजिक्स के स्थान पर काम्टे ने नवीन सामाजिक विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी कब किया था, बताइए क्या है आंसर। आंसर होगा आपका 1838 में इसका नाम चेंज किया था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में सामाजिक विचारधारा को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को है, किस विद्वान को है। तो क्या होगा, काम्टे। किसको है, अगस्त काम्टे को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाँ चलिए, पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि यदि क्लोटाइल्ड डी वॉक्स पृथ्वी पर लौट पाती और यह देख पाती कि काम्टे ने उनको एक नवीन धर्म की देवी बना दिया है तो वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाती। ये किसने कहा है, तो ये हॉकिंस ने कहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की कौन सी विशेषता नहीं है, तो क्या है, ये सरलतम है, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि विशिष्टतम है, नवीनतम है, जटिलतम है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब क्या है, काम्टे के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है, तो याद रखना है साहसपूर्ण अभिव्यक्त था और स्वतंत्र विचारधारा थी, बौद्धिक प्रखरता थी, मतलब ऑप्शन डी ये सभी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है काम्टे का कोरोलिन मैसन से विवाह एवं विवाह विच्छेद कब होता है, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी सन 1825 से 1842 बीच का इसका टाइम पीरियड मिलता है। नेक्स्ट है, काम्टे सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, खूब पूछा जाता है, काम्टे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र को विस्तृत किया। यह विद्वान, मतलब ये किस विद्वान ने कहा है, तो ये बोगार्डस ने कहा है। ठीक है, किस विद्वान ने काम्टे की प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है, किसने नहीं स्वीकारा है, तो ये है बूर्डिन। कौन है ये, बूर्डिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानवता के धर्म इंपॉर्टेंट है, मानवता के धर्म की अवधारणा कौन से विद्वान ने दिया है, तो ये काम्टे ने दिया है। और किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना है, तो ये हैं अगस्त काम्टे। 1843 में समाजशास्त्री ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से परिचित कराया था। कौन है ये, J.S. मिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1830 से सन 42 के बीच में पॉजिटिव फिलॉसफी कितने खंडों में प्रकाशित होती है, तो ये 6 खंडों में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पूछा जा रहा है किस समाजशास्त्री का मत है समाज एक सामूहिक सावयव है ना कि व्यक्तिक सावयव, तो किसने कहा है, ये काम्टे ने कहा है। अगस्त काम्टे को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री ही समझा जा सकता है, ये कथन किसका है, तो ये रेमंड एरन का है। आगे, किसका मत है सामाजिक सिद्धांत या सांस्कृतिक इतिहास में ऐसी कम ही समस्याएं होंगी जिन पर काम्टे ने विचार न किया हो, तो कौन है, क्या होगा आंसर आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है बॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड हमारी रहेगी ताकि लंबी क्लास ना हो, आप लोग दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं।
काम्टे की पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पोलाइटी। इसके संबंध में किसने कहा है? इस पुस्तक में काम्टे ने अपने विचारों की निर्दय पूर्वक हत्या की है। बताइए किसने कहा है? तो ये J.S. मिल ने कहा है। और किसका मत है? यह विश्वास करना अत्यधिक सरल है कि वहाँ दो काम्टे थे, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला वैज्ञानिक था तो दूसरा एक सामान्य प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति। किसने कहा है? चैम्बलिस ने कहा है, ऊपर ही पढ़ा है। दुर्खीम की ली सुसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ली सुसाइड पुस्तक कब प्रकाशित होती है? तो ये होगा आंसर आपका ऑप्शन ए, ये 1897 में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आत्महत्या की दर निम्न में से किसमें कम होती है? बताइए। सबसे कम होती है विवाहित में। ठीक है, किसने कहा है आत्महत्या एक प्रकार के सामाजिक एकता के पतन की ओर संकेत करती है? तो ये बोगार्टस ने कहा है। ठीक है, प्रत्येक मानव समाज में अधिक या कम आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, ये है दुर्खीम। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि इसका अभिप्राय यही है कि अस्वाभाविक या प्राकृतिक आत्महत्याएं सामान्य सामूहिक जीवन में एकाएक परिवर्तन होने से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन के कारण होती है। ये कहा है कोजर एवं रोजनबर्ग ने। फिर है, यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो सामाजिक दबाव के अर्थ में व्यक्तित्व के दावों को ठुकरा देती है। कथन किसका है? ये पार्सन्स का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आत्महत्या की दर के वे कारक जिनमें वह रुचि रखता है सामाजिक वातावरण के लक्षणों में ढूंढे जा सकते हैं। किसका कथन है? ऑप्शन सी, पार्सन्स। अहमवादी आत्महत्या का कारण कौन सा है? तो ये सामाजिक पृथक्करण है। दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अपने अहम के लिए नहीं वरन दूसरों की सुख शांति व हित के लिए की जाने वाली आत्महत्या क्या कहलाती है? ये स्वार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। और आत्महत्या व्यक्ति द्वारा इच्छित एवं आत्मविनाश का क्रिया है। ये कथन किसका है? ये है दुर्खीम का है। आत्महत्या एक प्रकार के सामाजिक एकता के पतन की ओर संकेत करती है। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है ये सब जितने हैं। क्या होगा आंसर? ये है आपका बोगार्टस का। ठीक है, आगे चलते हैं। आत्महत्या शब्द का प्रयोग ऐसी किसी भी मृत्यु के लिए किया जा सकता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के द्वारा की गई किसी सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष परिणाम होता है। ये किसने परिभाषा दी है? दुर्खीम। ठीक है, आगे चलते हैं। दुर्खीम की पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संपादन किस विद्वान ने किया है? तो ये कैटेलिन ने किया है। ठीक है, सामूहिक अस्तित्व के न्यूनतम होने के कारण जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तब वो क्या कहलाती है? ये होती है अहमवादी आत्महत्या। फिर है, सामाजिक परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण श्रम विभाजन किसने माना है? तो ये ऑप्शन ए, दुर्खीम ने माना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ली सुसाइड नामक कृति किस विद्वान की है? पढ़ चुके हैं अभी, दुर्खीम की है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है? 1819 में होता है। किस देश में होता है? जर्मनी में होता है। ठीक है, इतिहास की वास्तविक व्याख्या का आधार क्या है? क्या है आज आंसर? उत्पादन सामग्री, उत्पादन संबंध, उत्पादन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक जीवन। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, भौतिक जीवन में उत्पादन की प्रणाली जीवन की सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का निर्धारण करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स का मिलन कब होता है? तो 1844 में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्क्स एक समाजशास्त्री नहीं वरन स्वयं एक समाजशास्त्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है ये? हेनरी लेफेवर ने कहा है। ठीक है, आगे है ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के इतिहास का विज्ञान है। ये किसने कहा है? ऑप्शन बी, स्टालिन। ठीक है, आगे है, इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या का आधार क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, समाज की भौतिक जीवन की अवस्थाएं अंतिम रूप से किसे निर्धारित करती हैं? तो ये राजनीतिक संस्था,
सामाजिक संरचना, विचारशीलता, इन सभी को। यह मनुष्य के द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। कथन किसका है ये? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स का। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन कब होता है? आंसर होगा 1848 में। कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से रचित जो पुस्तक है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, होली फैमिली। भौतिक उत्पादन शक्ति के आधार पर इतिहास को कार्ल मार्क्स ने कितने भागों में विभाजित किया है? क्या होगा? ऑप्शन सी, 6 भागों में विभाजित किया है। किस विचारक द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा। और दास कैपिटल किस विचारक की कृति है? ये मार्क्स की है। ठीक है। दास कैपिटल का चौथा खंड किस नाम से प्रकाशित होता है? तो ये आपका थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के नाम से प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की साम्यवादी घोषणा पत्र संबंधी रचना का प्रकाशन कब होता है? तो ये 1848 में होता है। और मार्क्स पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किसका नहीं पड़ता है? सभी लोग देख के देंगे। एक सेकंड ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए, ऑप्शन ए, चीन का नहीं पड़ता है, जबकि फ्रांसीसी मूल्य, कीमत एवं लाभ, फ्रांसीसी साम्यवाद, इन सब का पड़ता है। नेक्स्ट है, मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ कौन सा है, वह कब प्रकाशित होता है? तो ये है दास कैपिटल, जो कि 1867 में प्रकाशित होता है। ठीक है। दास कैपिटल ग्रंथ कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये आपका क्या होगा आंसर? ये 3 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है। आगे, मैक्स वेबर का जन्म स्थान कौन सा है? ये फ्रांस है। और मैक्स वेबर का जन्म किस सन में होता है? 1864 में होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे, मैक्स वेबर किस रचना के साथ एक संपादक के रूप में जुड़े रहे? तो ये सोशल रिफॉर्म एवं सोशल पॉलिटी। आगे है, मैक्स वेबर ने सामाजिक जीवन के संदर्भ में क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? तो ये 2 भागों में बांटा है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो ये 4 श्रेणियां। और सामाजिक विचारक के रूप में किसके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? मैक्स वेबर के। ठीक है। आगे, पंचायत में पंचों की सत्ता का स्वरूप कैसा होता है? तो ये परंपरागत होता है। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे ग्रहण की है? तो ये डिल्थे से की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शक्ति की विशेषता क्या है? तो ये इच्छित लक्ष्य, प्रतिष्ठा का प्रतीक, साधन के रूप में, ये सभी हो जाएगा। मैक्स वेबर का संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो ये समाजशास्त्र है। और मैक्स वेबर किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? ये म्यूनिख विश्वविद्यालय से संबंधित है। कौन? वेबर। ठीक है। आगे है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक निबंध है, इसको संपादित किसने किया है ये पूछा है, तो पार्सन्स ने। और वेबर की चीन का धर्म एवं भारत का धर्म, ये रचनाएं कब प्रकाशित होती हैं? इंपॉर्टेंट है, बताइए किसका है ये? वेबर का है। कब होती है? 1916 में। और 1921 में इनका प्रकाशन किसने करवाया था? वेबर की मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी ने 1921 में किसका प्रकाशन करवाया था? ये खूब पूछा जाता है। तो ये वीसीपी ने करवाया था। ठीक है, किसने? वीसीपी ने। निम्न में से कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है? तो ये तपस्या करना, ये नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं कल वाली क्लास में। मैक्स वेबर द्वारा सत्ता के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसमें 3 प्रकार की सत्ता बताई गई हैं। मैक्स वेबर के मस्तिष्क को विश्वकोशीय मस्तिष्क की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? क्या होगा? ऑप्शन बी, पार्सन्स। ठीक है। आगे, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान किस विद्वान ने माना है? तो ये होगा मैक्स वेबर ने माना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेबर द्वारा उल्लेखित 4 क्रियाओं में से एक कौन सी नहीं है? तो ये वास्तविक नहीं है, जबकि मूल्यांकन, तार्किक, प्रभावात्मक, ये सब है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा भद्दा है, खैर समझ में आएगा, बोल रहे हैं, सुन लीजिए। किस विद्वान ने सत्ता की विवेचना शक्ति के रूप में की है? तो ये मैक्स वेबर ने। करिश्माई सत्ता से संबंधित कौन सा तत्व है? ये सभी हैं, अस्थायी प्रकृति, विलक्षण शक्ति, श्रद्धा शक्ति, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ रहा है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक सत्ता से संबंधित नहीं है? तो ये आपका जिला मजिस्ट्रेट नहीं है, जबकि राजा, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, ये सब
है। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के आदर्श प्रतिरूप विकसित किए हैं? तो इन्होंने 4 प्रकार के। आगे, विज्ञान एक पेशे के रूप में तथा राजनीति एक पेशे के रूप में, ये वेबर के व्याख्यान पहली बार किसके द्वारा दिए गए हैं? कब दिए गए हैं? मतलब सन 1919 में दिए गए हैं। ठीक है। मैक्स वेबर का मस्तिष्क विश्व का दीप था, किस समाजशास्त्री का कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, पार्सन्स ने कहा है। ठीक है। आदर्श प्रतिरूप की संरचना का आधार क्या है? बताइए। वस्तुनिष्ठता की संभावना क्या होगा? यही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिकरण एवं विशिष्टीकरण के विपरीत कौन थे? तो ये मैक्स वेबर थे। और सामाजिक यथार्थता कैसी होती है? तो ये अनंत होती है। ठीक है। आगे, आदर्श प्रारूप के विधिशास्त्र संबंधी विचारक कौन थे? तो ये सभी थे, जूलियन फ्रेंड, वेनहार्ड वेंडिक्स, टॉलकॉट, पार्सन्स। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। आदर्श प्रारूप का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, ये कथन किसका है? बताएंगे सभी। ऑप्शन बी हो जाएगा, लेविस कोजर। आगे देखिए, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आदर्श प्रारूप के चर्च, धार्मिक संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय आदि दृष्टांत हैं, ये किसने कहा है? ये कहने वाले हैं मैक्स वेबर ने कहा है। ठीक है, मैक्स वेबर ने कहा है। देखिए, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी तक क्लास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो ये क्लास हो रही है ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो सेकेंड सेम का एग्ज़ाम होना है वो एकदम ऑप्शनल है, और बाकी फर्स्ट सेम तो आपका रिटन में हुआ है, वो तो चलिए हो गया, लेकिन सेकेंड सेम जो है आपका ऑप्शनल ही होना है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, और जितने करवा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। किसने आदर्श प्रारूप की व्याख्या वैज्ञानिक पद्धति से की है? तो जूलियन फ्रेंड ने। यद्यपि आदर्श प्रारूप यथार्थ नहीं होता, तथापि हमें एक ऐसी अवधारणात्मक युक्ति को देता है जिसकी सहायता से हम आनुभविक यथार्थ के विकास को समझ सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये कथन किसका है? किसका है? जूलियन फ्रेंड का है। ठीक है। वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास का हिंदी रूपांतर है, और क्लास शब्द क्लासेस से बना है, तो क्लासेस का शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, ये पूछा है। ये लैटिन भाषा का है। ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व अधिसंरचना का नहीं है? तो ये प्रौद्योगिकी हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स द्वारा रचित कौन सी पुस्तक नहीं है? तो ये आपकी द थ्योरी ऑफ लेबर क्लास नहीं है, जबकि द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स और फिर द होली फैमिली, ये सब किसकी है? कार्ल मार्क्स की हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारी। कार्ल मार्क्स के बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। सामंत वर्ग के लिए। ठीक है, बुर्जुआ जो है सामंत वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन किसका है? तो ये मार्क्स का है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, प्रकारवाद है। ठीक है। धर्म लोगों के लिए अफीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है। धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके। मार्क्सवाद मानवता को पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखा रहा है, यह मत किसका है? तो ये स्तेपानोवा का है। किसका है? स्तेपानोवा का है। ठीक है। आगे, दास कैपिटल का चतुर्थ खंड प्रकाशित न होने के कारण 1905 में यह किस नाम से प्रकाशित होता है? बताइए, किस नाम से प्रकाशित होता है? तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे है, 1848 की फ्रांस क्रांति कितने वर्गों में उल्लेखित किया गया है? 6, 8, 9, 4। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन बी 8। सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों एवं आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियां दोनों ही हैं, ये किसका कथन है? तो ये मार्क्स का कथन है। किसका है? मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं, तो पूंजी वह धन है जिसके द्वारा श्रमिक के श्रम को कम मूल्य में खरीदकर अतिरिक्त मूल्य बचा लिया जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्क्स का है। ठीक है, ये सब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो। क्लास का शब्द, जो क्लास शब्द है, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किस समय में किया जाता था? बताइए। ऑप्शन ए, रोम में किया जाता था 578 से लेकर 534 ईस्वी के, मतलब ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है। आगे,
आगे बस इनको देख लीजिए, ठीक है। फ्रांस में समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ होता है, बताइए। ऑप्शन ए 1889 में। और प्लेटो द्वारा रचित कृति कौन सी है, याद रखना है, द रिपब्लिक है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी सिमेल। नेक्स्ट है प्रख्यात समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम का जन्म कब होता है, तो याद रखना है कब होता है। ऑप्शन ए 1858 में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है दुर्खीम का शोध ग्रंथ मोंटेस्क्यू ये कौन सी भाषा में था, बताइए आंसर क्या होगा। तो याद रखना है ये लैटिन भाषा में था। और फिर पूछा जा रहा है किस विद्वान का विचार है श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है, तो किसका संबंध है, तो ये आपका इमाइल दुर्खीम का है, ठीक है। आगे है सामाजिक विचारधारा सभी मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से संबंधित है, यह कथन किसका है, तो याद रखना है ये चैम्बलिस का है, ठीक है। और फिर कह रहा है सामाजिक विचारधारा मुख्यतः संबंधित किससे होती है, तो ये सामाजिक समस्या से संबंधित होती है, ठीक है, याद रखना है। आगे पूछ रहा है पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों का शोषण करने वाली व्यवस्था है, यह कथन किसने कहा है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों का शोषण करने वाली व्यवस्था है। नेक्स्ट है वैदिक विचारधारा में कौन से तत्व सम्मिलित हैं, बताइए क्या होगा आंसर हो जाएगा कर्म भी है, पुनर्जन्म भी है, व्यक्ति एवं समाज, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सभी हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर सामाजिक विचारधारा की विशेषता कौन सी नहीं है, तो याद रखना है समस्याओं का समाधान ये है, परिवर्तनशीलता भी है, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं लेकिन अपरिवर्तनशीलता ये नहीं है, ठीक है, याद रखना है। भारत से यूनान ने कौन सी सीख नहीं ली है, भारत ने पूछा है तो कौन सी नहीं ली है, याद रखना है ऑप्शन बी इतिहास नहीं लिया है, ठीक है, बाकी सब कुछ। आगे है सामाजिक जीवन को निश्चितता की ओर ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं निश्चितता की ओर, ऑप्शन ए व्यक्ति एवं समाज, ठीक है। आगे है बोगार्डस के अनुसार सामाजिक विचारधारा कैसी है, बताइए। ऑप्शन ए अमूर्त है, ठीक है। मनुष्य स्वयं अपने विषय में चिंतन करके अपने आचरण आदतों एवं प्रकृति को प्रभावित करने वाले तत्वों को किस चिंतन के आधार पर सोचता है, बताइए। मनोवैज्ञानिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, धार्मिक चिंतन, क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक चिंतन। पूछा जा रहा है सामाजिक भौतिक शास्त्र के स्थान पर नया नाम समाजशास्त्र कब दिया गया था, बताइए। 1838 में दिया गया था, ठीक है। प्रबोधन किसका परिणाम है, बताइए। ऑप्शन सी ये औद्योगिकरण का परिणाम है। आगे है प्रबोधन का अर्थ क्या होता है, किससे संबंधित होता है, तो ये विविधता एवं अनेकता से, स्वतंत्रता एवं बुद्धिवाद से, स्वतंत्रता एवं लौकिकता से, उपरोक्त सभी, ये सभी से, ठीक है। आर्थिक निर्धारण के मामलों में सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं का स्थान बहुत महत्व रखता है, यह कथन किसका है, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा ये मैकाइवर का कथन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नैतिकता एवं धर्म को एक मानना यह उपलब्धि किसकी नहीं है, प्रबोधन, पारगमन, किसकी नहीं है, बताइए। ये डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है प्रबोधन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये नियमों की मान्यता करता है, सर्वगुण संपन्न होता है और है आगे है मनुष्य का उदार स्वभाव, उपरोक्त सभी, तो आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है मनुष्य के विचार एवं तर्क शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, तो ये देखिए भौगोलिक एवं सांचारिक तत्व और
आर्थिक एवं धार्मिक तत्व भी हैं, और राष्ट्रीय भावना एवं औद्योगिक क्रांतिक तत्व, और फिर हैं उपरोक्त सभी। तो ये आपके सभी सही हो जाएंगे। आगे, प्रबोधन इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण विश्व कुछ विश्वजीत नियमों से बंधा है। बताइए, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, धर्म मनुष्यों में किस भावना को विकसित करने में सहायक है? क्या होगा आंसर? एकता की भावना को विकसित करने में। ठीक है, आगे, प्रबोधन की धारणा किससे अधिक व्यापक है? तो ये आधुनिकीकरण से व्यापक है। और प्रकृति एवं उसके पदार्थ के संबंध में बताएंगे सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? प्रकृति एवं उसके पदार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना संबंधित है। बताइए, प्राकृतिक विज्ञान से। ठीक है, आगे, फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? 1789 से 1795 के बीच में। ठीक है, आगे है, फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रभाव क्या पड़ता है? प्राचीन मान्यताओं की समाप्ति, अभिजात वर्ग के अधिकारों का अंत, राजाओं के दैवी अधिकारों की समाप्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। आगे, फ्रांस की क्रांति का धार्मिक कारण क्या नहीं है? बताइए, क्या नहीं है? याद रखना है, ऑप्शन ए घृणित नमक कर, ये कोई वहां पर नहीं था। आगे चलते हैं, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कौन से देश में होता है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ऑप्शन बी ये है इंग्लैंड में। ठीक है, आगे, निकोलो मैकियावेली कौन से देश के निवासी हैं? तो ये इटली के हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका की नहीं है? बताइए, धार्मिक अंधविश्वासों की उत्पत्ति। क्या होगा? यही हो जाएगा, धार्मिक अंधविश्वासों की उत्पत्ति। ठीक है, दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? बताइए, ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक कुप्रथाओं का प्रचलन। यथार्थवाद का समर्थन किया था, किसने किया था? मैकियावेली ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा प्रभाव आर्थिक जीवन से संबंधित नहीं है? बताइए, नहीं ध्यान दे लिया करिए। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए ये है सामाजिक विघटन। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये पुस्तक के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? ये है वेस्टर मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यक्षवाद का जनक होने का श्रेय किसको जाता है? बताइए, प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन बी काम्टे को जाता है। ठीक है, मानव चिंतन की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? प्रत्यक्षवादी या फिर वैज्ञानिक अवस्था। ठीक है, अगस्त कांटे का जन्म जो है कब होता है ये पूछा है, तो इनका जन्म 1798 में होता है, याद रखना है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में सबसे कम प्रत्यक्षवादी था, यह किस विद्वान ने कहा है? J.S. मिल ने कहा है ये। ठीक है, याद रखना है। पूछा जा रहा है, समाजशास्त्र का जनक किस विद्वान को कहते हैं? अगस्त काम्टे को, और अगस्त काम्टे की प्रसिद्ध कृति का नाम पूछा जा रहा है। बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा पॉजिटिव फिलॉसफी। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, काम्टे का जन्म कहाँ होता है? फ्रांस में। ठीक है, किस दार्शनिक के साथ काम्टे का घनिष्ठ संबंध 1818 से 24 तक रहता है? ये सेंट साइमन के साथ। और काम्टे की कौन सी पुस्तक का प्रकाशन 4 खंडों में होता है? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है, काम्टे की जीवन यात्रा का अंत कब होता है? 5 सितंबर 1857 में। और धर्म के एक निश्चित स्वरूप के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना कौन से विद्वान ने प्रस्तुत की है? बताएंगे सभी लोग। एकदम रामबाण क्लास चल रही है, और अब आपके जो ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो रहे हैं यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो सभी तक क्लास शेयर करना है और सभी को बताना है कि यहाँ पर जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी चारों पेपर हैं वो आपके बिल्कुल धुआंधार तरीके से हो रहे हैं। अभी हम आपको 4 पार्ट में करवा रहे हैं, फिर आपका एक मैराथन दे दी जाएगी, ठीक है। एक मैराथन दे दी जाएगी, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को हम जोड़कर एक मैराथन बना देंगे, ठीक है, बड़ी सी। आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए, हाँ, आंसर क्या बताया आप लोगों ने? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है अगस्त कामटे। आगे चलिए, प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके परीक्षण, उनके परस्पर संबंधों को विनियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन सी, रेमंड एरो ने कहा है, ठीक है। फिर दे रहा है आ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आ साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इस कृति के रचयिता पूछे हैं, बताएंगे सभी लोग क्या होगा? ऑप्शन सी, ये है अगस्त कामटे। सोशल स्टैटिक्स पुस्तक किसकी है, बताइए? हाँ, ऑप्शन बी, ये है हर्बर्ट स्पेंसर। उद्विकास की उचित व्याख्या किस कथन से होती है, बताएंगे सभी लोग? ऑप्शन बी, उद्विकास कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता हुआ किसी सरल वस्तु का धीरे धीरे एक जटिल वस्तु में परिवर्तन होता है। ये चीज दिमाग में रखनी है। सामाजिक उद्विकास को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? उद्विकास को स्पेंसर ने, ठीक है। और योग्यतम की उत्तरजीविता को जो है किन मतलब प्राणियों पर जो लागू किया है, किस विद्वान ने किया है, बताइए? ऑप्शन बी, ये है डार्विन। आगे, उद्विकास के सिद्धांत की सर्वाधिक आलोचना किसने की है? ब्राउन और मैलिनोवस्की, ठीक है। किसने? ब्राउन और मैलिनोवस्की ने। और प्राणी शास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये वही है, डार्विन भाई साहब। आगे है, मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास में कितने स्तरों का उल्लेख किया है, बताइए? 3 स्तरों का, ठीक है। आगे, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके रचयिता कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। और प्राकृतिक प्रवरण की अवधारणा किससे संबंधित है, बताइए? सभी लोग करेंगे, और जिसने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है फटाफट से क्लास लाइक कर लीजिए और सभी तक क्लास शेयर भी कर दीजिएगा। ऑप्शन ए, ये है उद्विकास, ठीक है। आगे, निम्न में डार्विन के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? सरलता से जटिलता की ओर, विभिन्न अंगों का विशेष कार्य, क्रमिक प्रक्रिया, अनिश्चित स्तर, बताएंगे सभी लोग? ऑप्शन डी, ये है अनिश्चित स्तर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यह धारणा कि उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर होने वाला परिवर्तन है, एक गंभीर विवाद का विषय है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, मॉरिस चेम्सबर्ग का, ठीक है। संस्कृति में होने वाले प्रसार एवं परिवर्तन के कारण समाज में परिवर्तन होता है, यह कथन किसका है, बताइए? ऑप्शन डी, गोल्डन वीजर हो जाएगा। और फिर दे रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्वान उद्विकास के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था? बताइए कौन नहीं था? तो ये थे इलियट स्मिथ, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है, अपनी किस पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के विचारों का प्रतिपादन किया है, बताएंगे सभी लोग? किसमें किया है? तो याद रखना है ऑप्शन ए, सोशल स्टैटिक्स, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, प्रख्यात समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम का जन्म कब होता है? 1858 में किसका? इमाइल दुर्खीम का। और अभी 1798 में किसका हो रहा था? बताइए जल्दी से, किसका हो रहा था, फटाफट से। पूछा जा रहा है, दुर्खीम का शोध ग्रंथ मोंटेस्क्यू कौन सी भाषा में था? तो ये लैटिन भाषा में। और किस विद्वान का विचार है कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है? किसका है ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खीम का है। आगे चलते हैं।
द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें दुर्खीम ने कौन से विद्वान के विचारों का खंडन किया था? बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। और श्रम विभाजन को एक सिद्धांत के रूप में सबसे पहले किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? बताइए। ऑप्शन डी ये है एडम स्मिथ। ठीक है। और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक कृति किस विद्वान की है? बताएंगे सभी। ऑप्शन सी ये है दुर्खीम की। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक कृति कौन से विद्वान की है? किसकी है? ऑप्शन सी ये दुर्खीम महोदय की है। ठीक है, आगे। दुर्खीम की ली सुसाइड पुस्तक कब प्रकाशित होती है? तो ये 1897 में होती है, याद रखना है। और आत्महत्या की दर किसमें कम होती है? तो ये विवाहितों में बहुत कम होती है। ठीक है। किसने कहा है आत्महत्या एक प्रकार के सामाजिक एकता के पतन की ओर संकेत करती है? ये कहने वाले हैं बोगार्डस। ठीक है। और प्रत्येक मानव समाज में अधिक या कम आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह कथन किसका है? एक सेकेंड, पूरा नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिखेगा। किसने कहा है? तो ये दुर्खीम महोदय ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। तो किसका कथन है कि इसका अभिप्राय यही है कि अस्वाभाविक या प्राकृतिक आत्महत्याएं सामान्य सामूहिक जीवन में एकाएक परिवर्तन होने से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन के कारण होती हैं। किसने कहा है? ऑप्शन बी कोजर एवं रोजेनबर्ग ने कहा है। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छे से पढ़ते जाइए और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए हाँ, सभी तक क्लास शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी तक क्लास पहुंच सके। और अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है प्राचीन भारत की सती प्रथा मतलब ये किस प्रकार की आत्महत्या होती थी? तो ये परार्थवादी आत्महत्या होती थी। ठीक है। और फिर दे रहा है यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो सामूहिक दबाव के अर्थ में व्यक्तित्व के दावों को ठुकरा देती है। यह कथन किसका है? यह है आपका ऑप्शन बी गिलिन एवं गिलिन का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आत्महत्या की दर के वे कारक जिनमें वह रुचि रखता है सामाजिक वातावरण के लक्षणों में ढूंढे जा सकते हैं। यह कथन किसका है? तो ये आपके पार्सन्स का है। ठीक है, ऑप्शन सी। अहमवादी आत्महत्या का कारण कौन सा है? बताएंगे सभी लोग। ये सामाजिक पृथक्करण है। दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई है। ठीक है। और समाज की भौतिक जीवन की अवस्थाएं अंतिम रूप से किसे निर्धारित करती हैं? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। यह मनुष्य के द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। किसने कहा है? बताइए सभी लोग। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, आगे है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन कब होता है? ऑप्शन सी 1848 में होता है। ठीक है। और कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से रचित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए होली फैमिली। और भौतिक उत्पादन शक्ति के आधार पर इतिहास को कार्ल मार्क्स ने कितने भागों में बांटा है? बताइए। ऑप्शन सी 6 भागों में इसको विभाजित किया है। ठीक है। और किस विचारक द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए दास कैपिटल किस विचारक की कृति है? ऑप्शन बी मार्क्स की है। दास कैपिटल का चौथा खंड किस नाम से प्रकाशित हुआ है? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की साम्यवादी घोषणा पत्र संबंधी जो रचना है इसका प्रकाशन कब होता है? ये 1848 में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है। मार्क्स पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? बताइए। तो इसमें चीन साम्यवाद का नहीं पड़ा है। ठीक है।
और मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ कौन सा है, वह कब प्रकाशित किया जाता है? ये 1867 में प्रकाशित किया जाता है और ये है दास कैपिटल। किसका है? मार्क्स का है। ठीक है। दास कैपिटल कितने मतलब जो दास कैपिटल ग्रंथ है कितने खंडों में विभाजित है? तो ये आपके 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है। और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन डी, ये 5 श्रेणियों का उल्लेख किया है। प्रत्येक क्रिया की अपनी कुछ परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों का व्यक्ति अपने आवश्यकताओं के अनुसार कुछ विशिष्ट अर्थ लगाता है। यह विचार किसका है? याद रखना है, यह है वेबर महोदय का विचार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्रिया तब सामाजिक होती है जब क्रिया करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा समझने वाले प्रातीतिक अर्थ के आधार पर यह दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर की जाती है। तो ये भी आपके वेबर भाई साहब का है। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्स वेबर द्वारा स्पष्ट सामाजिक क्रिया निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक क्रिया। और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को अपने किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक क्रिया किस काल से संबंधित होती है? तो ये किससे होती है? भविष्य, वर्तमान, भूतकाल सभी से होती है। और सामाजिक क्रिया कौन सी नहीं है? झगड़ना, मिलना, कीर्तन संगीत, छाता खोलना, अखंड पाठ करना। सामाजिक क्रिया कौन सी नहीं है? छाता खोलना कोई सामाजिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है। ऑप्शन सी। संवेगों से प्रभावित होने वाली क्रिया कौन सी है? तो ये प्रभावात्मक क्रिया है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कलात्मक कलात्मक, धार्मिक एवं नैतिक आधार पर होने वाली क्रिया कौन सी है? तो ये मूल्यांकनात्मक क्रिया। और समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान किस समाजशास्त्री ने माना है? ऑप्शन सी, मैक्स वेबर ने। आगे है कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स का मिलन कब होता है? तो ये 1844 में इनका मिलन होता है। मार्क्स एक समाजशास्त्री नहीं वरन एक समाजशास्त्र है। यह कथन किसका है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, ये हेनरी लेफेबर का है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के इतिहास का विज्ञान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, ये आपके स्टालिन का है। ठीक है। इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या का आधार क्या है? इनमें से कोई नहीं। फिर दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिड्स ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है बॉटोमॉर। ठीक है। अमेरिका के 3 अभिजन वर्गों निगमों के प्रधान, सामाजिक नेता तथा सैनिक प्रमुख का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, सी राइट मिल्स। ठीक है। आगे 3 प्रकार के अभिजनों, बुद्धिजीवी, प्रबंधक एवं नौकरशाह का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, ये है बॉटोमोर। द पावर एथलीट क्या है? द पावर एलाइट, ये जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है बॉटोमोर। ठीक है। और किस विद्वान ने सर्वप्रथम समाज के सावयवी सिद्धांत के अंतर्गत प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? किसने किया है? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। और फिर दे रहा है कौन सा विद्वान प्रकारवाद से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वेबलिन नहीं है, जबकि ये तीनों हैं। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रैडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, दुर्खीम, रॉबर्ट मर्टन। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, ये रैडक्लिफ ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है। आगे है प्रकार को प्रकट और अप्रकट प्रकार में किस विद्वान ने विभाजित किया है? ऑप्शन सी, रॉबर्ट मर्टन ने किया है। ठीक है। मानव आवश्यकताएं प्रकार का आधार हैं, ये किस समाजशास्त्री ने कहा है? मैलिनोवस्की ने। किसने कहा है प्रकार वे देखे जा सकने वाली मतलब योग्य परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं?
ऑप्शन सी रॉबर्ट मर्टन। आगे, किस विद्वान ने कहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलिए, किस विद्वान ने कहा है समाजशास्त्र की विषय सामग्री का 3/4 भाग क्या है? 3/4 भाग प्रकारवाद है। बताइए किसने कहा है? तो ये किंग्सले डेविस ने। और निम्न में से प्रकार की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा अनिश्चित उद्देश्य। ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा युग्म प्रकारवादी संप्रदाय का अग्रदूत माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर और एल्बर्ट शेफिल। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर है। और किसका मत है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक तथ्य के प्रकारों द्वारा होती है? तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम का है। ठीक है। आगे देखते हैं, तो किस विद्वान ने मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताओं का उल्लेख किया है? किसने किया है? तो याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा मैलिनोवस्की। ठीक है। क्या है क्वेश्चन की संरचना और प्रकार की अवधारणा का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि समाज और जीवित सावयव के बीच समानता को स्वीकार कर लिया जाए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, इन्होंने कहा है ये। आगे बढ़ जाते हैं। प्रकट एवं निहित प्रकार के अंतर को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है? प्रकट प्रकार वे होते हैं जो इच्छित और अभिज्ञात होते हैं। निहित प्रकार ना तो इच्छित होते हैं और ना ही अभिज्ञात होते हैं। तो ये कहा है जॉनसन ने। ठीक है। आगे, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी मैलिनोवस्की हो जाएगा। किस विद्वान ने कहा कि सावयवी या प्रकार्यवाद एक दूसरे से संबंधित हैं? किसने कहा है? ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन ने ये बात बोली थी। ठीक है। चलिए, पूछा जा रहा है किस विद्वान का यह स्पष्ट मत है कि संस्कृति की कोई भी इकाई, अंग अथवा तत्व प्रकारहीन नहीं होता है? किसने कहा है? मैलिनोवस्की ने। फिर पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विद्वान ने अपनी पूर्ववर्ती विचार को हर्बर्ट स्पेंसर और दुर्खीम के प्रकारवादी विचारों से असहमति प्रकट की है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट मर्टन ने। ठीक है। आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है पूछा है? बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी निरंतर प्रक्रिया ये नहीं है, जबकि ये सभी हैं। किस विचारक ने संघर्ष को राजनीतिक संस्थाओं के उद्विकास का कारण माना है? बताएंगे सभी लोग किसने माना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हैं मैकियावेली। ठीक है। आगे है संघर्ष को राज्य की उत्पत्ति का कारण कौन से विद्वान ने माना है? संघर्ष को राज्य की उत्पत्ति, ऑप्शन बी डेविड ह्यूम। और संघर्ष सिद्धांत की राजनैतिक दर्शन परंपरा विचारधारा में कौन विद्वान सम्मिलित नहीं है? बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, ये हैं एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन डी। यदि मानवों के बीच होने वाली प्रत्येक अंतरक्रिया सामाजिकता को प्रकट करती है तो फिर संघर्ष को भी अनिवार्यतः सामाजिकता समझा जाना चाहिए। यह कथन कौन से समाजशास्त्री का है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल। आज तक के विद्यमान सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का यह कथन किस पुस्तक से संबंधित है? ऑप्शन सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, ये पुस्तक है, इसके लेखक पूछे हैं। ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल। कार्ल मार्क्स के वर्ग निर्माण का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन डी आर्थिकी। किस विद्वान ने संघर्ष का प्रमुख स्रोत शक्ति को माना है? तो ये हैं डेहरनडॉर्फ। ठीक है, और क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी डेहरनडॉर्फ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संघर्ष के दो स्वरूप, संगठनात्मक संघर्ष और विघटनात्मक संघर्ष, इसका उल्लेख किस विद्वान ने किया है? लेविस कोजर। और निम्न में से कौन संघर्ष संप्रदाय से संबंधित नहीं है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी बोगार्ट्स नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर एलीट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी चार्ल्स राइट मिल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है किसका मत है जहां कहीं भी सत्ता संबंध होते हैं वहीं शासक वर्ग से सामाजिक तौर पर यह आशा की जाती है कि वह शासित वर्ग के व्यवहारों को आदेशों, मांगों, चेतावनी तथा निषेधों द्वारा नियंत्रित करें। तो ये कहने वाले हैं डेहरनडॉर्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, ऑप्शन बी लेविस कोजर। और किसने कहा है कि खाना बदोश एवं खेतीहर व्यक्तियों के विकास में संघर्ष ही प्रमुख था? किसने कहा है? ऑप्शन सी ये मॉर्गन ने कहा है। ठीक है, आगे है सबसे पहले सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की रूपरेखा किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन बी ये पेरेटो ने की थी। ठीक है, फिर है निम्न में से तर्क संगत क्रिया की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व निर्णय। और पूछा जा रहा है किसका मत है अतः मानव जीवन का इतिहास तार्किकता प्रदर्शित करने के प्रयत्नों का अनुक्रम है? ये कहा है हैंडमैन ने। ठीक है, पूछा जा रहा है अतर्क संगत क्रिया निम्न में से किस प्रकार आधारित नहीं होती है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी ये है परीक्षण। किसका मत है कि प्रातीतिक लक्ष्य स्पष्ट रूप से वह प्रत्याशित अवस्था है जिसको कर्ता स्वयं आंतरिक रूप से चाहता है और अपनी क्रिया का उद्देश्य मानता है? ऑप्शन बी ये है पार्सन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हम तर्क संगत क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जो न केवल कर्ता के दृष्टिकोण से बल्कि अधिक व्यापक ज्ञान रखने वाले अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण से साधनों को लक्ष्य के साथ जोड़ती है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन सी पेरेटो का है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रिया के दो आधारों लक्ष्य एवं साधन का उल्लेख कौन से विद्वान ने किया है? ऑप्शन बी पेरेटो। निम्न में कौन सा तत्व क्रिया के प्रातीतिक पक्ष से संबंधित है? ये सभी कल्पना, व्यक्तिक दृष्टिकोण, व्यक्तिक इच्छा। किसका मत है कि आतर्क संगत क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो किसी वास्तविक उद्देश्य से निर्धारित नहीं होती बल्कि केवल किसी ऐसी प्रेरक शक्ति द्वारा निर्धारित होती हैं जिसकी आगे व्याख्या संभव नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा वॉइन। किसने कहा है? ये वॉइन। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पेरेटो के वैषयिक लक्ष्य की व्याख्या करते हुए किसने लिखा है कि प्रकटतया क्रिया के वैषयिक लक्ष्य से पेरेटो का अभिप्राय सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्ति के आधार पर प्रस्तावित साधनों के अनुमानित प्रभाव से ही है? ऑप्शन बी पार्सन्स ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक जीवन में अतर्क संगत क्रियाओं की बहुलता एवं महत्व को स्पष्ट करने के लिए पेरेटो ने मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये 3 भागों में। ठीक है, और फिर दे रहा है किसने कहा है अवशेष तर्कहीन स्थिर तत्व हैं और वे संवेगों की अभिव्यक्ति हैं? किसने कहा है? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी मार्टिनडेल ने कहा है। ठीक है, आगे मानवीय क्रियाएं अधिकतर उनके चालकों पर निर्भर करती हैं और इन चालकों में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण वे हैं जो अपेक्षाकृत स्थिर हैं। पेरेटो उन्हें अवशेष कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, ये सोरोकिन का है। ठीक है,
किस विद्वान ने पेरेटो के द्वारा दिए गए अवशेषों के वर्गीकरण को अस्पष्ट बताया है? बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी बोगार्डस। आगे चलते हैं तो भ्रांत तर्क की परिभाषा देते हुए किसने कहा है? भ्रांत तर्क वे तरीके हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने कार्यों की पाखंड पूर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, पाखंड पूर्व व्याख्या करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए मार्टिनडेल। और पेरेटो ने भ्रांत तर्कों को कितने प्रकारों में बांटा है, कितने भागों में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है विल्फ्रेडो पेरेटो का जन्म किस देश में होता है? तो ये फ्रांस में। और पेरेटो किस देश के महान विचारक हैं? ये इटली के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है पेरेटो का जन्म कब होता है? तो ये शुरू से पढ़ रहे हैं 1848 में। और पेरेटो को फासिज्म का पैगंबर और बार्जुआ समाज है उसका कार्ल मार्क्स और गणितीय समाजशास्त्र का संस्थापक किसने कहा है? क्या होगा? तो ये बॉन्स ने कहा है। किसने? बॉन्स ने। आगे पेरेटो के संबंध में किसने कहा है कि विद्वान के रूप में वह मूलतः अर्थशास्त्री था, समाजशास्त्री नहीं था? बताइए। हाँ, ऑप्शन ए गुरविच और मुरे हो जाएगा। ठीक है, आगे किस विद्वान ने समाजशास्त्र को तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान का नाम दिया है? तो ये है पेरेटो। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को अपने किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है? किसमें किया है? ऑप्शन सी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक क्रिया किस काल से संबंधित होती है? तो ये भविष्य, वर्तमान, अतीत सभी से। और निम्न में से कौन सी सामाजिक क्रिया नहीं है? बताइए। वर्षा से बचने के लिए छाता खोलना, ये तो कोई सामाजिक क्रिया नहीं हुई। आगे संवेगों से प्रभावित होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रभावात्मक क्रिया। और किस विद्वान ने कहा था प्लेटो को समझने के लिए पहले हिंदू विचारधारा को समझना होगा? ये किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। ठीक है, और किसने कहा है एक विशेष काल में क्रांतिकारी विचारों की विद्यमानता एक क्रांतिकारी वर्ग की विद्यमानता की पूर्वमानता रखती है? किसने कहा है? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। और फिर दे रहा है दास कैपिटल के संबंध में किसने कहा है? यह ग्रंथ ही वह मुख्य और बुनियादी रचना है जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, किसका मत है मार्क्स के पूरे सिद्धांत में मुख्य बात यही है कि समाजवादी समाज के निर्माता के रूप में सर्वहारा वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका को उभार कर सामने ले आता है? किसका कथन है? लेनिन। और किसका कथन है कि उत्पादन की प्रक्रिया ही समाज को ऐसे वर्गों में विभाजित कर देती है जो आर्थिक दृष्टि से भिन्न होते हैं? क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, किसने कहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की आधारशिला है? ऑप्शन सी होगा, लेनिन। ठीक है, और मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल पर खड़ा पाया जिसे मैंने पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, यह कथन किसका है? बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का। किसका मत है कि कोई भी क्रांति जब सफल होती है तो उसके एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था उभरती है? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। किसका मत है कि समाज के विकास का इतिहास उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है? बताइए। ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। मैक्स वेबर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, और कब हुआ था? दोनों क्वेश्चन हैं आपके सामने। तो इसका जन्म जर्मनी में हुआ था और 1864 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बताइए। तो ये अर्थशास्त्री भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, कानून शास्त्री भी हैं। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी से इनका संबंध देखने को मिलता है। पूछा जा रहा है मैक्स वेबर अपनी मृत्यु के पूर्व किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? बताइए, मैक्स वेबर के लिए पूछा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यूनिख विश्वविद्यालय में। किसने कहा था कि मैक्स वेबर का विश्वकोशीय मस्तिष्क था? ये पार्सन्स ने कहा था।
ठीक है। आगे, मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के आदर्श प्रारूप विकसित किए हैं? तो इसमें 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। और मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे ग्रहण की है? बताएंगे सभी लोग। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये डिल्थे से की है। किससे? डिल्थे से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शक्ति की विशेषता क्या है? बताइए क्या होगा आंसर। शक्ति की विशेषता क्या है? तो ये साधन के रूप में होता है, इच्छित लक्ष्य, प्रतिष्ठा का प्रतीक, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। किसने कहा है सामाजिक संबंधों में शक्ति का तात्पर्य उस प्रत्येक अवसर से है जिसमें अपने स्वयं की इच्छाओं को दूसरे के विरोध करने पर पूरा किया जा सके? बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मैक्स वेबर। ठीक है। आगे चलते हैं। सत्ता के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक होगा? तो ये शासित, शक्ति का समावेश, शासक, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर है, किसका मत है कि जो सत्ता संपन्न है उसके पास शक्ति या केंद्रीकरण है, वही शासित समूह का नेतृत्व करता है? ऑप्शन बी, रेनहार्ड बेंडिक्स। ठीक है। आगे, निम्न में से कौन वैधानिक सत्ता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट नहीं है, जबकि ये सब हैं। सत्ता वह स्थिति है जिसमें स्वामी की आज्ञा का पालन वह व्यक्ति या समूह करते हैं जो अपनी स्थिति को स्वामी के कारण मानते हैं। किस समाजशास्त्री का ये कोटेशन है? बताएंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। ठीक है। आगे, पंचायत में पंचों की सत्ता का स्वरूप कैसा होता है? बताइए। अरे चलिए, हाँ बताइए अब क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, परंपरागत। और करिश्माई सत्ता से संबंधित तत्व कौन सा है? तो ये आपके ये सभी हैं, विलक्षण शक्ति, श्रद्धा भक्ति, अस्थायी प्रकृति। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। किस विद्वान ने सत्ता की विवेचना शक्ति के रूप में की है? किसने की है? ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब आपको एक ही जगह हर चीज़ मिल रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सब तक। जितने भी आपके कॉलेज स्टूडेंट हों, जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले हों, आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में होना है, ऑप्शनल होना है पेपर, तो अब थोड़ा सा जो कठिनाई है, जो मतलब बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो ये जो क्लासें मिल रही हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। हाँ बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। पूछा जा रहा है किसका कथन है समाजशास्त्री पद्धतिकरण सहित व्याख्या तथा अर्थपूर्ण बोध के बीच एक संतुलन स्थापित संतुलन करने में सफल होती है? बताइए क्या। ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। आगे चलते हैं। किसका कथन है शक्ति उन लोगों में निहित होती है जो दूसरे के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रभावित कर सकते हैं? ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। किसने कहा है कि सामाजिक संबंधों में शक्ति का तात्पर्य उस प्रत्येक अवसर से है जिसमें अपने स्वयं की इच्छाओं को दूसरे के विरोध करने पर पूरा किया जा सके? ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। किस समाजशास्त्री ने अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम तथा मैक्स वेबर को समाजशास्त्र के संस्थापक के पिता माना है? एलेक्स इंकल्स। ठीक है। आगे है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययनों में निम्न में से कौन सी अवधारणा का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें विश्वसनीयता, प्रयोग सिद्धि, तार्किक दृष्टि से नियंत्रण। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे चलते हैं। तो किसने लिखा है कि पद्धति शास्त्र को मैक्स वेबर की देन यह थी कि उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय पद्धति में अंतर किया था? ऑप्शन सी, बोगार्ट्स। पूछा जा रहा है किसका मत है कि समाजशास्त्रीय पद्धति कारण सहित व्याख्या करना तथा अर्थपूर्ण बोध के बीच एक संतुलन स्थापित करने में सफल हुई है? ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे ली है? बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन सी, डिल्थे। ठीक है। आगे,
आदर्श प्रारूप में आदर्श का संबंध निम्न में से किससे नहीं है, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन बी मूल्यांकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदर्श प्रारूप में आदर्श के संबंध संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन सी आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता की क्रिया के इच्छित अर्थ के आधार पर होता है। पार्सन्स ने अपना शैक्षिक जीवन किस विषय में एक प्रशिक्षक के रूप में प्रारंभ किया। ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। किस विश्वविद्यालय में पार्सन्स को मैक्स वेबर की कृतियों का अध्ययन करने का अवसर मिला है। ऑप्शन सी हैंडेलबर्ग विश्वविद्यालय। किस समाजशास्त्री के साथ मिलकर पार्सन्स ने मैक्स वेबर द्वारा रचित द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। हैंडरसन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक फटाफट से कर लीजिए। पूछा जा रहा है पार्सन्स की 500 पृष्ठों की पुस्तक को बड़ी सरलता से 150 पृष्ठों में प्रस्तुत किया जा सकता था। पार्सन्स के संबंध में यह आलोचना किस समाजशास्त्री ने की थी, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा मिल्स। ठीक है, आगे। किसका मत है कि समाज ही सामाजिक घटनाओं या क्रियाओं को जन्म देता है। ऑप्शन बी दुर्खीम। टालकाय पार्सन्स का जन्म कब हुआ था। 1902 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। टालकाट पार्सन्स का जन्म किस देश में हुआ था। अमेरिका में। पार्सन्स ने अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि कहाँ से ली है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पार्सन्स किस समाजशास्त्री के संपर्क में आते हैं। अरे ऑप्शन ए बी सी तीनों। ठीक है, तीनों के संपर्क में। आगे, पार्सन्स ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की, तो हैंडेलबर्ग से। और पार्सन्स ने किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर तथा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल रिलेशंस इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, पार्सन्स की पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इसमें किस समाजशास्त्री का प्रभाव देखने को मिलता है। ऑप्शन डी मैक्स वेबर, दुर्खीम, पेरेटो, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पूछा जा रहा है वर्ड्स हैंड ये किस भाषा का शब्द है, बताइए। ये है जर्मन भाषा का। ठीक है, पूछा जा रहा है वर्ड्स हैंड इसका तात्पर्य क्या है, तो ये ए बी दोनों हो जाएगा। निर्वचनात्मक जो है क्या बोलते हैं, बोध की अवधारणा और अर्थ निरूपण की अवधारणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस समाजशास्त्री ने इस बात पर बल दिया कि समाजशास्त्रियों को अपनी उपकल्पनाओं का निर्माण करने में आदर्श अवधारणाओं को चुनना चाहिए। ऑप्शन सी मैक्स वेबर हो जाएगा। और सामाजिक क्रियाओं में दो प्रकार के प्रारूपों, सामान्य प्रारूप तथा आदर्श प्रारूप की बात किसने की है, क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए ये है मैक्स वेबर। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने कहा है यह प्रारूप किसी भी दृष्टि से आदर्श नहीं होते हैं, किंतु वे विशेषतया परिभाषित तार्किक संरचना होते हैं जो विश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी वाइन। और आदर्श प्रारूप का विचार मैक्स वेबर ने किस विद्वान से प्राप्त किया है, बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज मिशेल से। आगे चलते हैं। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के अंतर्गत संसार के कितने धर्मों को चुना है, तो 6। ठीक है, और मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र में किस कारक को एक परिवर्तनशील कारक माना है। ऑप्शन बी धार्मिक कारक को। ठीक है, आगे। निम्न में से किस देश में पूंजीवाद का अधिक विकास नहीं हो सका है, बताएंगे सभी लोग। स्पेन। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। किसका मत है कि प्रोटेस्टेंट आचार ही वास्तव में पूंजीवाद की आत्मा है। ऑप्शन बी मैक्स वेबर। कोई भी व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं बाजार में भी कर सकता है और चर्च में भी, यह कथन किसका है। कैल्विन। निम्न में से किस धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर द्वारा नहीं किया जाता है। देख रहे हैं ज़्यादातर आप लोग कोटेशन के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको
जो कंपटीशन हो रहा है वो बहुत टफ होने वाला है। मैक्स वेबर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन सी 1906 में। मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट आचार व्यवस्था के आदर्श प्रारूप का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत कौन सी विशेषता आती है? क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में पूंजीवाद का अधिक विकास नहीं हो सका है? ऑप्शन डी स्पेन में। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था सत्य की खोज करो चाहे वह स्वर्ग हो या नर्क हो? ये पेरेटो ने कहा था। और ट्रेटटो ये जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किस विद्वान ने किया है? ऑप्शन डी आर्थर लिविंगस्टन। किसने? आर्थर लिविंगस्टन। किस विचारक को पूंजीपतियों का कार्ल मार्क्स कहा जाता है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए ये है पेरेटो। पेरेटो ने किस विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी लॉसेन विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉसेन विश्वविद्यालय। पेरेटो का परिवर्तन का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन बी चक्रीय सिद्धांत। निम्न विद्वानों में कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक नहीं है? क्या होगा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक है? तो कौन है ये? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ये सभी हैं, मतलब टायन भी है और आगे स्टुअर्ट चैपिन है, स्पेंगलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका आता है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? ऑप्शन डी पेरेटो। फिर है द रूलिंग एलीट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मॉस्का है। और लास्ट है आपका किसका मत है कि प्रोटेस्टेंट आचार की पूंजीवाद की आत्मा है? बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी पहला पेपर था फर्स्ट पेपर वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे देंगे। ठीक है, अलग अलग 4 वीडियो डली हुई हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा। मैराथन भी करवाए दे रहे हैं, वो भी पढ़ लेना है आपको। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पेपर के, थर्ड पेपर के, फोर्थ पेपर के सारी वीडियोस आपको यहीं पर इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए क्लास ऑफ करते हैं।